गुड मॉर्निंग। चलो, आज की क्लास की शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसा अक्सर हम अपने क्लासरूम में करते हैं। सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी, पर तनाव रहित, आंखें बंद करो, 3 बार लंबी गहरी सांस लो। आंखें खोल दो। हम लोग इन दिनों क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे हैं। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन या प्रकाश की द्वैत प्रकृति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश कण के भी गुण शो करते हैं और तरंग के भी गुण शो करते हैं। तरंग के गुण शो करने के लिए हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। और कण के गुण को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास हमने 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी कड़ी में कण के गुण को शो करने वाला एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे और आज उसी को पढ़ेंगे। उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने 1923 ईस्वी में इस इफेक्ट का स्टडी किया, इसको देखा। और उसने क्या देखा उसको मैं पहले लिख देता हूँ और फिर उसको डिस्कस करेंगे। When a monochromatic X-rays that is X-rays of single wavelength. When a monochromatic X-rays, that is X-rays of single wavelength, hits a material of low atomic mass, for example graphite, the scattered rays contains लिख लो इसको, फिर मैं इसको समझा दूंगा। The scattered rays contains not only the rays having similar wavelength as that of incident rays, but also rays having higher wavelengths. This effect is called Compton effect
and the difference of the wavelengths is called Compton shift. अब ये मैंने क्या लिखा है इसको तो मैं तुमको समझाता हूँ, पर उसके पहले ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया उसका डायग्राम देख लेते हैं, अपने आप ये बातें समझ में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन ने क्या किया, ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लिया, ग्रेफाइट का क्रिस्टल लिया, ये मान लो कि ग्रेफाइट का क्रिस्टल है और इस पर उसने एक्सरे को डाला, एक्सरे को जब ये एक्सरे से टकराया तो टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो गया, छितरा गया, चारों तरफ फैल गया। उस टकराने के बाद फैले हुए रेज को तो चारों तरफ छितरा गया, इस चारों तरफ के फैले हुए रेज को एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, ये मशीन क्या करती है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके रास्ते में अगर कोई वेव आएगा तो उसको डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि उसका वेवलेंथ कितना है। तो वो जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो चारों तरफ से ऐसे करके राउंड मारता है और हर जगह से वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है, पहचान करता है और उसका वैल्यू कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, उन सारी चीजों को ये स्पेक्ट्रोमीटर बताता है। तो ब्रैग ने क्या देखा कि एक्सरे का जो भी वेवलेंथ है, जैसे मान लो कि ये वेवलेंथ एक्सरे आपतित हो रही है, जब ये ग्रेफाइट से टकरा करके बाहर निकला तो उसने देखा कि कई वेव ऐसे हैं जिनका वेवलेंथ का मान इस आपतित एक्सरे के वेवलेंथ के मान से ज्यादा है। जैसे यहाँ पर ये वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ये मान लो लैम्डा डैश। तो तुम देख रहे हो साफ साफ कि आपतन से पहले, इंसिडेंट होने से पहले, हिट करने से पहले जो उसका वेवलेंथ था, हिट होने के बाद जो एक्सरेज आया उसका वेवलेंथ बढ़ गया। इसको इसने डिटेक्ट किया। इसी इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं कि टकराने के पहले जो वेवलेंथ था, टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ गया। इस घटना को ही हम कॉम्पटन ने चूंकि ऑब्जर्व किया इसलिए इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब क्या लिखा हुआ वो देखो, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है कि जिसमें सिंगल वेवलेंथ होता है। जैसे जनरली जो रेज रहते हैं उसमें बहुत वैरायटी के वेवलेंथ वाले सब प्रकाश रहते हैं, पर अगर उनमें से हम फिल्टर करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ले लें तो उसको एक वर्निंग या मोनोक्रोमेटिक वेव कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को लिया गया, जो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो 0.709 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ का प्रकाश को लिया था, एक्सरेज को लिया था। तो एक्सरेज ऑफ सिंगल वेवलेंथ हिट्स ए मटेरियल ऑफ लो एटॉमिक मास, कम
जिसका एटॉमिक मास कम हो वैसा पदार्थ लिया, जैसे ग्रेफाइट को लिया गया, तो क्या देखा, the scattered rays contains not only the rays having similar wavelength, जो इधर वेवलेंथ उसको मिला उसमें न केवल वैसे वेवलेंथ थे जो इनके बराबर थे, बल्कि ऐसे वेवलेंथ भी थे जो इनसे बड़े थे। हर प्रकार का वेवलेंथ यहाँ मिला, इससे इसके बराबर भी वेवलेंथ मिला और इससे बड़ा वेवलेंथ का भी मिला। Not only the rays having similar wavelength as that of incident rays, but also rays having higher wavelengths. इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम इफेक्ट कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर, अगर तुम इसको डेल लैम्डा लिखते हो मान लो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम शिफ्ट। कॉम्पटन ने क्या किया कि जितने प्रकार के उसको वेवलेंथ यहाँ मिल रहे थे सबको उसने डिटेक्ट किया, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से सबकी इंटेंसिटी तीव्रता भी निकाली और विभिन्न वेवलेंथ और उनकी तीव्रता के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो जो ग्राफ प्लॉट किया वो देखो, ग्राफ obtained for different wavelengths and their intensity, तीव्रता और वेवलेंथ के बीच में जब ग्राफ को प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा है, ये मान लो कि लैम्डा, ये मान लो कि इंटेंसिटी, ग्राफ का नीचे कुछ ऐसा, ये देखो, ये जो वेवलेंथ है ये 0.709 एंगस्ट्रॉम, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है ना, और ये जो वेवलेंथ है ये है 0.731 एंगस्ट्रॉम, एक्सपेरिमेंटल कर्व। प्रायोगिक कर्व। अब तुम देखो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ जो यहाँ मिला और उसकी तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचा, तो देखो वह वेवलेंथ जो आपतित था वो भी मिल रहा है और वैसा वेवलेंथ जो इससे बड़ा है वो भी मिल रहा है। तो यहाँ पर डेल लैम्डा का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, 0.731 माइनस 0.709, तो 0 मतलब कितना है, 0.022 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम शिफ्ट करना। तो स्टेटमेंट समझ में आया, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब हम लोग एज यूजुअल साइंस में जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें कुछ बातों को जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो उसके बाद तुम उसको एक्सप्लेन करते हो। उस समय की दुनिया में जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनके आधार पर हम उसको व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या जो दी गई, कॉम्पटन ने कोशिश किया देने का, वो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर दिया, और वो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर वो नहीं हो पाया। तब उसने क्वांटम का सहारा लिया, और हम लोग पहले क्लासिकल फिजिक्स को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन based
ऑन क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। ढेर सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश किया कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था वेव के बारे में, वेव के बारे में क्या क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि वेव एक कंटिन्यूअस प्रोपगेशन है एनर्जी का, और जब हम लोगों ने ऐसा सोचा कि मान लो कि ये कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो जब ये रे इस इलेक्ट्रॉन्स को हीट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, लेकिन इसके वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्लासिकल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब ये वेवलेंथ आएगा तो ये जैसा है, मान लो कि ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा होगा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि स्कैटर्ड रेज और इंसिडेंट रेज के बीच में वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं होगा। There should be no change in the wavelength of the incident and scattered rays। तो ये तो क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा था, पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि चेंज हो रहा है, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गया, फेल हो गया सिंपली। देयरफॉर क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स डिड नॉट एक्सप्लेन दिस इफेक्ट करेक्टली। ठीक एक्सप्लेन कर पाए। तब कॉम्पटन ने क्या किया, तब कॉम्पटन ने क्वांटम कॉन्सेप्ट का सहारा लिया। जिस क्वांटम कॉन्सेप्ट को प्लांक ने दिया था उसका सहारा लिया और फिर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन बाय कॉम्पटन on the basis of Planck's quantum theory। बहुत सरल सा एक्सप्लेनेशन है, तो देखो पहले तो एक बार याद करो कि प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी इसके विपरीत कहता है कि कोई भी प्रकाश का कण हो, कोई भी रेडिएशन हो, चाहे वो एक्सरे हो या गामा रे हो या अल्ट्रावायलेट हो या विजिबल हो, कुछ भी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो क्वांटम में आगे बढ़ेगा, पैकेट पैकेट के रूप में रहेगा। उसको आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया। तो जस्ट ये पार्टिकल है, कण है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी कण है। यहाँ पर जब स्कैटरिंग होता है तो वेव इधर निकलता ही है, इधर इलेक्ट्रॉन भी बाहर इजेक्ट होता है। तो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से प्रकाश आया, इसको हीट किया, स्कैटर होने के बाद वो उधर चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। तो प्लांक जो अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर, प्लांक के आधार पर जो कॉम्पटन अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें इस बात को मान लिया कि जो मेरा फोटोन होगा वो वेव का नेचर ना होकर के कैसा होगा, वो पार्टिकल के नेचर का होगा। अब इसके आधार पर कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे उसको देखो। कॉम्पटन्स एक्सप्लेनेशन। उसने कहा कि मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में टकरा रहे होंगे, किससे टकरा रहे हैं, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एक कण है
और मान लो कि ये फोटोन, तुम ध्यान दो, मैं फोटोन को कैसे बना रहा हूँ, मैं वेव जैसा नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको टुकड़ा टुकड़ा बना रहा हूँ, ये कण जैसा है। तो ये मान लेते हैं ये फोटोन के कण है। तुम समझने के लिए ऐसा मन में इमेजिन कर सकते हो कि ये मान लेते हैं कि एक्सरे का कण है, जो फोटोन है, जो इस तरह से वेव के रूप में रहता है। तो जब ये इससे टकराएगा तो यह टक्कर वैसी ही होगी जैसे दो कण आपस में टकराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कण है ही, ये फोटोन भी कण है। तो दो कण टकराते हैं, दो पार्टिकल टकराते हैं, तो कैसे होता है? जैसे तुम देखो कैरम खेलते हो, तो कैरम में तुम क्या करते हो, स्ट्राइकर को तुम अपनी उंगली से ठेलते हो, मतलब उसमें एनर्जी देते हो, तो स्ट्राइकर आगे बढ़ती है, उसमें एनर्जी आ जाती है। अब स्ट्राइकर एक पार्टिकल है और वो बोर्ड पर रखे गोटी को हिट करती है, गोटी एक दूसरी पार्टिकल है, तो तुम स्ट्राइकर और गोटी के बीच कॉलिजन को देखो। जब स्ट्राइकर कुछ एनर्जी के साथ गोटी को हिट करती है तो अपने एनर्जी का कुछ हिस्सा किसको दे देती है, गोटी को। तो गोटी जो चुपचाप पड़ी हुई थी वो भी आगे बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाता है, और फिर सबकी दिशाएं बदल जाती है, स्कैटरिंग हो जाता है, छितरा जाता है। तो जब यह पार्टिकल इससे टकराता है तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और ये जो हमारा फोटोन है वो इधर, एक्सरे जो है, ये एक्सरे वो इधर चला गया, स्कैटर्ड हो गया। तो अब जो हमारा वेवलेंथ होगा, देखो अब जो मैं बना रहा हूँ वो बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, वेवलेंथ अधिक। तो मान लिया कि ये मेरा लैम्डा है और ये मेरा लैम्डा डैश। तो क्यों वेवलेंथ बढ़ गया, इसको उसने एक्सप्लेन किया, कॉम्पटन ने ऐसे एक्सप्लेन किया, ये जितनी एनर्जी के साथ यहाँ पर आ रहा है, जब इसने इसको हीट कर दिया तो अपना थोड़ा एनर्जी तो इसको दे दिया ना, जब इसको एनर्जी दे दिया तो ये तो इधर आ गया, और इसके साथ क्या हो गया, इसकी ऊर्जा कम हो गई। और तुम जानते हो एनर्जी कम होगी, तुमको पता है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अपना कुछ एनर्जी इसको दे दिया, तो जब स्कैटर्ड हो गया तो उसकी ऊर्जा घट गई, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, आवृत्ति भी घट जाएगी। और तुमको ये भी पता है कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। इन दोनों के बीच में उल्टा संबंध है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का मान घट जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एकदम सिंपल बात है कि इसने अपना एनर्जी का कुछ हिस्सा इसको दे दिया और उसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वेवलेंथ बढ़ गया, इसीलिए वेवलेंथ बढ़ जाता है। यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कण है तो ये अपना एनर्जी इसको देगा तो फिर उसकी एनर्जी घट जाएगी, ऐसा नहीं। ये कहता है कि ये वेव है, ये अपना एनर्जी दे भी देगा तो जो और वेव सब हैं वो उनका वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए वो गलत हो गया। और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया, ये देखो प्लांक के द्वारा दिया हुआ। तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी को कॉम्पटन ने एक्सेप्ट किया और क्वांटम नेचर को, बंडल नेचर को, पैकेट नेचर को लिया और इस प्रकार से उसने एक्सप्लेन किया। अब उसका एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, ये तो एक्सप्लेन कर रहा है, ये देखो एक्सपेरिमेंट है और ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। जब तक ये दोनों मैच नहीं करेगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो कॉम्पटन ने इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन का जो उसका आधार था वो ऐसा था,
ये प्रकाश की किरण इस x दिशा में आगे बढ़ रही है। मान लो कि ये हिट नहीं होता, यहाँ पर रास्ते में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये सीधा सीधा x डायरेक्शन में निकल गई रहती। पर क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, उससे वो टकरा गया, इसीलिए ये स्कैटर्ड हो गया और रास्ता बदल करके वो उधर की तरफ चला गया। तो ये जो चला गया, जिस ओरिजिनल रास्ते पर वो जा रही थी और टकराने के बाद वो इधर की तरफ चले गई, तो मान लो कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच में एंगल सपोज करो थीटा। इस एंगल को हम लोग स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग एंगल। ये थीटा वेरियस होता है, वो थीटा का मान कम भी हो सकता है, थीटा का मान ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि किधर भी वो स्कैटरिंग हो सकता है। तो मान लो कि थीटा एंगल पर हो गया, तो कॉम्पटन ने पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके, उस ट्रीटमेंट को मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके एक फॉर्मूला उसने बनाया। वो फॉर्मूला क्या है वो देखो। कॉम्पटन्स फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर तुम सब चीज के बारे में जान गए। लैम्डा क्या है? आपतित फोटोन का वेवलेंथ। लैम्डा डैश क्या है? स्कैटरिंग होने के बाद जो एक्सरेज है उसका वेवलेंथ। h प्लांक्स स्थिरांक। m0, यस m0 ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसका मास को m0 कहते हैं। m0 लिख लो, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। c प्रकाश का वेग तुम जानते हो, और थीटा अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग। प्रकाश जिस दिशा में जा रही थी और जिधर चली गई, उन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर थीटा को लेते हैं एट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो कि थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा का मान अगर तुम यहाँ पर 90 डिग्री लिखोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो अगर हम लोग ये 90 डिग्री पर अगर हम लोग स्कैटरिंग को यहाँ पर फॉर्मूला में रखें तो ये क्या मिलेगा? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन m0c 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम लोग क्या लिखेंगे? डेल लैम्डा, लैम्डा में अंतर, और ये हो जाएगा h बटे m0c। इस h अपॉन m0c को, इसको बोला जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ h अपॉन m0c को क्या बोलते हैं? कॉम्पटन वेवलेंथ। इसके पहले डी ब्रॉगली में पढ़ रहे थे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी मैंने बताया था। तो ये हमारा कॉम्पटन वेवलेंथ। अब देखो, h प्लांक्स स्थिरांक है, m0 इलेक्ट्रॉन का मास है, c प्रकाश का वेग। ये सारे वैल्यूज हमको पता रहते हैं। तो अगर तुम उस वैल्यूज को रख दोगे और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा लगभग 0.0242 एंगस्ट्रॉम। अब तुम इस डाटा को देखो और ये समझो कि ये डाटा कहाँ से आया। ये डाटा थ्योरी से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पूरा थ्योरी से आया। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिराइव करके दिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है।
तो ये थ्योरेटिकल पूरा डिटेल डिस्कशन है, थ्योरी के आधार पर ये डाटा है। तो मैं कहीं एक जगह लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ थ्योरेटिकल वैल्यू माने सैद्धांतिक मान। थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है? 0.02 एंगस्ट्रॉम। और ये है एक्सपेरिमेंटल, ये भी 90 डिग्री पर लिया गया था एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो ये इसका वैल्यू आया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है 0.022 एंगस्ट्रॉम। तुम दोनों डाटा को देखो, ये बहुत हद तक मैच करती है। दशमलव के बाद 0, 0, 2, 2, ये दूसरे घर तक बहुत, इसको बोला जाता है कि बहुत हद तक मैच करती है इन गुड एग्रीमेंट। इसके लिए हम लोग क्या टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे कि बोथ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर इन वेरी गुड एग्रीमेंट। तो ये दोनों क्योंकि मैच करते हैं, वेरी गुड एग्रीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसका जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट जो है ऑब्जर्वेशंस, उसके हम इस थ्योरी के आधार पर कि ये मान करके कि हमारा जो एक्सरेज है वो कण से मिल करके बना है, ऐसा मान करके जब हमने थ्योरी बनाया, फॉर्मूला बनाया, तो जो वैल्यू आया और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया वो आपस में मैच कर गए। इसीलिए हमारा एक्सप्लेनेशन सही है, कॉम्पटन का एक्सप्लेनेशन सही है। और कॉम्पटन क्योंकि प्लांक्स के आधार पर किया, इसलिए प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी सही है। और क्योंकि प्लांक का क्वांटम थ्योरी सही है, इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कण से भी बना हुआ है। तो यह था हमारा कॉम्पटन्स इफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गया होगे। मैं 2 मिनट में एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। कॉम्पटन का कहना ये था सिंपली, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम लोग एक्सरेज को ग्रेफाइट से या किसी लो एटॉमिक मास वाले पदार्थ से गुजारते हैं, तो उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे एक्सरे टकराता है, और टकराने के बाद वो छितराता है, स्कैटर्ड होता है। तो जब स्कैटर्ड होता है तब जो उसका वेवलेंथ होता है, उसमें कॉम्पटन ने ये पाया कि वेवलेंथ का मान बढ़ जाता है। पहले जितना वेवलेंथ था, स्कैटर होने के बाद वेवलेंथ बढ़ गया। बहुत सारे वैज्ञानिक इसको कोशिश की एक्सप्लेन करने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ जा रहा है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर कॉम्पटन ने प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी लिया। उसने कहा कि एक्सरेज को हम ऐसा मान लेते हैं कि वो भी पार्टिकल्स, कण का प्रॉपर्टी को शो करता है, और एक्सरे के फोटॉन्स होते हैं, कण होते हैं, उसको बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला इससे सब टकराएगा तो अपनी ऊर्जा देगा, तो ये तो बाहर निकलेगा ही। और क्योंकि ये अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा इसको दे देगा, इसलिए उसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, और इसलिए वो बढ़ जाएगा। फिर उसने पूरा एक मैथमेटिकल डिटेल डेरिवेशन किया, और उस डेरिवेशन के आधार पर उसने कैलकुलेशन किया कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा, डेल्टा लैम्डा या कॉम्पटन शिफ्ट का मान ऐसा होगा 90 डिग्री पर। और एक्सपेरिमेंट भी कहता है कि वो लगभग उतना ही होगा। तो क्योंकि दोनों वैल्यू मैच करते हैं, इसलिए हमारा कॉम्पटन का इफेक्ट सही है। और इस बात की पुष्टि होती है कि प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी भी सही है। इस तरह से रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को बताने के लिए 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स या 3 डिफरेंट टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जिसकी चर्चा हमने इन तीनों से की। और ये फुल्ली स्टैब्लिश्ड हो गया इसके बाद कि प्रकाश में दोनों दोहरी प्रकृति होती है, वो वेव भी है और वो कण भी है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको इसका डेरिवेशन समझा दूंगा। एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन अगर छोटा है, कम नंबर का है, पार्ट वाइज
बटा हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में है, तो तुम उस समय डेरिवेशन को छोड़ सकते हो और जितना मैंने अभी बताया वो करना होगा। और अगर डिटेल आता है, लंबे क्वेश्चन, फुल मार्क्स क्वेश्चन में आता है, तो तुमको डेरिवेशन भी देना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन को कर लेंगे। थैंक यू।